उत्तर प्रदेश कानपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर एक डस्टबिन रखी हुई है। वहां पर चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है और उस डस्टबिन के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। देखने से लग रहा है कि ये कोई भिखारी है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल, मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े ये साफ साफ दर्शा रहे हैं कि ये कोई भिखारी है और यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा है। वह व्यक्ति उस डस्टबिन के अंदर से कुछ खाने का सामान ढूंढ रहा है और उस डस्टबिन के अंदर से खाली बोतलों को उठाता है और उनके अंदर का लिक्विड पीने की कोशिश कर रहा है। इस सभी नज़ारे को एक रेलवे पुलिस का जवान बैठकर देख रहा था, जिस जवान की ड्यूटी उसी प्लेटफॉर्म पर थी। उसके बाद जैसे ही वो उसको इस तरह से करते हुए देखता है तो वह रेलवे की कैंटीन पर जाता है और वहां से एक पानी की बोतल खरीदता है और लाने के बाद उस व्यक्ति को दे देता है। अब वह व्यक्ति उस बोतल को लेता है और खोलकर पूरी बोतल को एक साथ में पी जाता है। पीने के बाद वह उस पुलिस के जवान का धन्यवाद करता है और उससे कहता है कि थैंक यू सो मच सर। अब जैसे ही पुलिस वाला उसके मुंह से अंग्रेजी के वर्ड सुनता है और इतना अच्छा बोलने का उसका लहजा था तो एकदम से परेशान हो जाता है और गहन सोच विचार में पड़ जाता है। पहले तो वो सोचता है कि हो सकता है ये कोई CBI ऑफिसर हो और यहाँ पर किसी केस को सॉल्व करने के लिए इस तरह का भेष बना रखा हो, लेकिन जब वो उसके शरीर को गौर से देखता है तो देखने से प्रतीत हो रहा था कि मानो उसको 3-4 महीनों से कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला हो। इसके बाद उससे नहीं रहा जाता और वह उससे पूछने लगता है कि अरे भाई तुम हो कौन जो तुम्हें इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है। उसके बाद वह व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और इसी वजह से मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छा खासा पढ़ना लिखना तुझसे आता है, तो तू यहाँ पर ऐसे क्यों डोल रहा है। तो वह व्यक्ति कहता है कि इसके पीछे की भी एक अलग ही कहानी है जो थोड़ी लंबी है, उसको सुनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद वह पुलिस वाला उसको रेस्ट रूम में ले जाता है और वहां जाने के बाद उसके लिए खाना ऑर्डर करता है और वह व्यक्ति बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद उससे कहता है कि अगर आपको फ्रेश वगैरह होना है तो आप फ्रेश भी हो सकते हो और उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस वाले के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी थी और इसी वजह से वह उसकी पूरी कहानी जानना चाहता था। खाना खाने के बाद वह व्यक्ति अपनी कहानी बताने लगता है। वह अपने गांव के बारे में बताता है और बताता है कि हमारे परिवार में मैं और मेरी माँ केवल 2 ही सदस्य हैं। मेरे पिता की मौत काफी दिन पहले किसी बीमारी के चलते हो गई थी और मैं ही अब अपनी माँ का ख्याल रखा करता था। ये कहानी है आज से 2 साल पहले की, यानी कि 2022 में रणवीर सिंह अपने घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी और उसके बाद उसकी माँ उसकी शादी की राह देखने लगती है और मन ही मन बड़ी खुश होया करती है कि इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी पत्नी घर में आ जाएगी और एक सदस्य और बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक दिन रणवीर अपने घर से शहर जाता है। उसके गांव से शहर लगभग 8 किलोमीटर दूर था, तो वहां पर वो कुछ ATM से पैसे निकालने के लिए गया था, क्योंकि घर में किसी सामान के लिए जरूरत थी। अब वह बाजार जाकर ATM से पैसे निकाल लेता है और पैसों को निकालने के बाद वापस अपने घर आने के लिए किसी सवारी का वेट करने लगता है। वह गाँव के अड्डे पर खड़ा हुआ था तो वेट कर रहा था कि कोई बाइक वाला आ जाए या कोई ऑटो वाला आ जाए या फिर कोई कार वाला आ जाए। वह सभी सवारियों को हाथ देता है तो कोई नहीं रुकता है। तभी एक गाड़ी उसे आती हुई दिखाई देती है। वह उस गाड़ी को हाथ देता है और वह गाड़ी वाले वहां पर रुक जाते हैं। रुकने के बाद वह उन लोगों से लिफ्ट मांगता है और वो लोग भी उसे इशारा कर देते हैं गाड़ी में बैठने के लिए। बैठते हुए उन लोगों से कहता है कि थोड़ी आगे मेरा गांव है, मैं वहां पर उतर जाऊंगा। अब इसके बाद रणवीर देखता है कि उस गाड़ी के अंदर 3 लोग हैं और वो अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। वो भाषा ना तो हिंदी थी और ना ही इंग्लिश थी, तो रणवीर की वो भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और वो लोग बैठे बैठे कुछ खा रहे थे। तो खाते हुए वह रणवीर की तरफ उस सामान को करके उसकी तरफ इशारा करते हैं और इसके बाद जो रणवीर होता है उस सामान में से थोड़ा सा खा लेता है। अब खाते ही जैसे उस सामान को खाता है तो थोड़ी देर के बाद उसे नशा हो जाता है और वह एकदम से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक टॉयलेट में बंद था, वहां से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। तो वह चीखने चिल्लाने लगता है, कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से, और मैं कहाँ पे बंद हूँ और कहाँ मुझे रख दिया है। उसके पास ना तो उसके पैसे थे जो उसने ATM से निकाले थे, ना ही उसका मोबाइल फोन था और ना ही उसके पास कोई पहचान पत्र था। अब इसके बाद जब वह ज्यादा शोर शराबा मचाता है तो एक व्यक्ति बाहर से आता है, वो दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने के बाद रणवीर पर पिटाई लगाने लगता है। उसको तब तक पीटता है तब तक वो चुप ना हो जाए। रणवीर उससे बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति अलग ही भाषा में बात कर रहा था, जो भाषा रणवीर की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और जब रणवीर बोलने से बंद हो जाता है तो वह व्यक्ति दोबारा से दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। अब रणवीर बड़ा ही परेशान है कि मैं कहां हूं और कौन ये लोग हैं जिनकी भाषा भी मुझे समझ में नहीं आ रही। वह
ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक बार फिर से उसी टॉयलेट का दरवाजा खुलता है और खुलने के बाद उस व्यक्ति के हाथ में अब एक इंजेक्शन था। उस इंजेक्शन को रणवीर को लगा देता है। अब उसे जैसे इंजेक्शन लगा था तो उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो शाम का समय हो गया था और वह एक खाली से कमरे में बंद था और उसे भूख भी लग रही थी। तो वह दरवाजे को बजाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे दो। तो बाहर जो व्यक्ति जिन्होंने उसे बंद कर रखा था वो एकदम से उस दरवाजे को खोलते हैं और खोलने के बाद उसमें पिटाई लगाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी रणवीर की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो व्यक्ति भी कुछ उससे कहते थे तो वो चीज भी रणवीर की समझ में नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से फिर से वो व्यक्ति उस पर पिटाई लगाने लगता है और एक बार फिर से उस व्यक्ति का मुंह चुप कर देता है। अब वह चुपचाप उस कमरे में सहमा सा बैठा रहता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खुलता है और उसके खाने के लिए थोड़ा सा खाना आ जाता है। अब रणवीर उस खाने को खा तो लेता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है और वह सोच सोच कर परेशान है कि आखिर ये मैं कहां पर पहुंच गया और कहां पर आकर फंस गया हूं। सारा कुछ उसे सपने का सा माहौल लगता है, लेकिन दोस्तों जो कुछ भी उसके साथ घट रहा था वो सारा कुछ हकीकत थी। इसके थोड़ी देर बाद एक बार फिर से दरवाजा खुलता है और वही व्यक्ति अपने हाथ में एक और इंजेक्शन लेकर उसके पास आता है और उसे नशे का इंजेक्शन लगा देता है। अब रणवीर पूरी तरह से बेहोश हो गया था और बेहोश होने के बाद वह वहीं उसी कमरे में पड़ा रहता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह कुछ व्यक्ति वहां पर आते हैं और उसे अपने साथ जबरदस्ती बिठाकर एक कंस्ट्रक्शन के काम पर ले जाते हैं। वहां पर उसके जैसे काफी सारे और लोग भी थे। वहां पर जाने के बाद रणवीर को वहां पर उनके साथ काम करना पड़ता है और वो लोग उन पर निगाह रखे हुए थे कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर ना चला जाए, क्योंकि वहां पर ढेर सारे लोग थे और उन सभी को भी शायद इसी तरह से लाया गया था। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होने लगता है। दिन के समय में वो उस बिल्डिंग में काम किया करता और शाम के समय में वो लोग उसको उसी कमरे के अंदर लाकर एक इंजेक्शन लगाकर सुला दिया करते। इसी तरह से काम करते हुए उसे लगभग 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद तक उसके ऊपर जो इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उनका असर उसके ऊपर होना कम हो जाता है। इधर जो वे व्यक्ति थे वो भी अब उसको ज्यादा पीटा नहीं करते थे, क्योंकि रणवीर उनके बारे में समझ गया था कि अगर मैं ज्यादा शोर मचाऊंगा तो ही ये लोग मुझ पर पिटाई लगाएंगे, अगर मैं चुपचाप इनके हिसाब से चलूंगा तो ये लोग मुझ पर पिटाई नहीं लगाएंगे। तो वो लोग भी रणवीर पर ध्यान देना कम कर देते हैं। और इसी तरह से जब इंजेक्शनों का असर होना कम हो गया था तो एक दिन रात को उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब जैसे ही रात को उसकी आंख खुली थी तो वह देखता है कि जिस कमरे के अंदर उसे बंद किया जाता था उस कमरे का दरवाजा खुला पड़ा है और वो लोग भी चैन की नींद सोए हुए हैं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए रणवीर वहां से दबे पांव निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों अब उनके पास और भी नए लोग थे जिनके ऊपर वो अच्छी तरह से ध्यान रखा करते थे और वो लोग सोचते हैं कि अब तो ये हमारे पास ही रहता है, ये यहां से भागकर जाएगा भी तो जाएगा कहां। तो रणवीर जैसे ही वहां से छूटता है तो इधर उधर पागलों की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। उन जगहों को बिल्कुल भी नहीं पहचानता और कहीं पर भी कई तरह के उसे बोर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन उन बोर्डों पर अलग ही कोई लैंग्वेज लिखी हुई थी। धीरे धीरे ऐसे भटकता हुआ वह एक ट्रेन की पटरी पर पहुंच जाता है। अब जैसे उसे ट्रेन की पटरी दिखाई देती है तो रणवीर पढ़ा लिखा तो था ही, तो वह सोचता है कि क्यों ना इस ट्रेन की पटरी के साथ साथ चला जाए, कोई ना कोई स्टेशन होगा और वहां से मैं किसी ट्रेन को पकड़कर अपने एरिया में पहुंच जाऊंगा। उस ट्रेन की पटरी के सहारे चलते हुए वो सीधा सामने वाले स्टेशन पर पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद उसे अपनी लोकेशन का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है कि वो इंडिया के किसी दूसरे हिस्से में है, जहां पर अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और अलग तरह के ही लोग दिखाई देते हैं। इस स्टेशन पर भी उसकी लैंग्वेज समझने वाला कोई भी नहीं था। तो इसके बाद वह तय करता है कि यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और ट्रेन से अपने एरिया में जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन समस्या एक और थी, उसके पास एक भी पैसा नहीं था और बिना पैसों के वो रेल की यात्रा कैसे करेगा। लेकिन वो तय करता है कि सबसे पहले उसे इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि यह जगह उसके लिए बड़ी खतरनाक थी। अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये यहां से भाग गया है तो उसे ढूंढने के लिए वो इधर उधर जरूर जाएंगे। अगर दोबारा से वो उनके हाथ लग गया तो उसके साथ क्या क्या होगा, इस बात का अंदाजा उसे था। तो उसके बाद वह एक ट्रेन में चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद कभी टॉयलेट में छिपता है, कभी सीटों के नीचे छिपता है और छिपते छिपते वो ट्रेन में सफर करने लगता है। जब उसे भूख लगा करती तो वो उसी स्टेशन पर उतरकर वहां की डस्टबिन में खाना ढूंढा करता और अपने एरिया तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढा करता। धीरे धीरे ऐसे भटकते भटकते वह कानपुर के रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो वह डस्टबिन के पास आकर उसमें से खाना ढूंढने की कोशिश करता है और उस डस्टबिन के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी को खोलकर उनके अंदर बची हुई कोल्ड ड्रिंक को पीने की कोशिश करता है। अब जब इस सारी कहानी को जो वो रेलवे का जवान था वो सुनता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि जब उसने अपनी पूरी कहानी बताई थी तो उसके साथ हुई जाति का आवाज पुलिस वाले को भी हो जाता है। तो वह उससे कहता है कि ये बताओ, क्या तुम्हें अपने घर का नंबर याद है?
तो वह बताता है कि मेरे घर पे मेरा वाला ही फ़ोन था, लेकिन वो फ़ोन उन लोगों ने मुझसे छीन लिया है। अब उसका नंबर भी मेरी माँ नहीं निकलवा सकती क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन उसे अपने चाचा के लड़के का नंबर याद था, तो वह अपने दिमाग पर जोर देता है और जोर देने के बाद वह नंबर उसे याद आ जाता है। अब जो रेलवे पुलिस का वह जवान था वह अपने फ़ोन से उस नंबर को मिलाता है। रात का समय हो गया था। रात के समय जैसे रणवीर सिंह के चाचा के लड़के गौरव के पास उसका फ़ोन जाता है, तो वह उसे फ़ोन पर पूछने लगता है कि इस तरह से एक व्यक्ति है, क्या तुम उसे जानते हो? तो वह बताता है कि हाँ साहब, वो मेरा ही भाई है, लेकिन काफी दिनों पहले वो गायब हो गया था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने पुलिस में भी करवाई थी। अब आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो पुलिस वाला उसे बताता है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हमें एक व्यक्ति मिला है और वह अपने आप को रणवीर सिंह बता रहा है। उसके बाद वह पुलिस वाला उसको फोन देता है, रणवीर सिंह से उसकी बात कराता है। बातें करने से उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो जो पुलिस वाला होता है वह उसके फोन पर वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल होने के बाद जैसे दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं तो उसके चाचा का लड़का उसको होलिये से पहचानने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद वो पहचान जाता है और पुलिस वालों को बता देता है कि हाँ साहब, ये मेरा भाई रणवीर सिंह ही है। थोड़ी देर तक बातें चलती है और इन बातों के दौरान जो रणवीर सिंह है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर जो उसका चाचा का लड़का था उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि 2 साल बाद वह व्यक्ति वापस लौट आया था जिस व्यक्ति को उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था। उसके बाद पुलिस वाले उसे लेकर उसके गांव पहुंचते हैं दूसरे दिन, और जैसे ही वो घर जाकर अपनी मां से मिलता है तो मां अपने बेटे को देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से अपने गले से लगा लेती है। वह पुलिस वालों के पैरों को पकड़ती है और कहती है कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे बेटे को वापस से ले आए। उसके बाद वहां के लोकल थाने में कुछ कागजी कार्रवाई की जाती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद रणवीर सिंह अपने घर में अपनी मां के साथ दोबारा से रहने लगते हैं। उसने अपना होलिया सुधार लिया था और इस बात की खबर जैसी पूरे गांव में मिलती है तो सभी लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं और उससे पूछा करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था और किस तरह से तुम वहां से निकल कर आ गए। उसके बाद वह अपनी कहानी पूरे गांव में सभी को सुनाया करता है और बताया करता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। वह सभी को हिदायत देता है कि किसी भी अनजान गाड़ी में इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। मैंने तो यह सोचा था कि मेरा गांव सामने ही है तो ये लोग मेरा भला क्या कर लेंगे, लेकिन उन लोगों ने मेरी जिंदगी के 2 साल ऐसे बर्बाद कर दिए जिनको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पुलिस वाले भी उससे जानकारियां निकालते और उससे पूछते हैं कि तुम कहां पर गए थे, किस तरह की जगह थी, लेकिन रणवीर सिंह को ज्यादा कुछ याद नहीं है। जो कुछ भी उसे याद था वो उसने पुलिस को बता दिया था और पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कुछ और लोग भी इसकी तरह ही वहां पर बंदी बनाकर रखे गए होंगे, तो क्यों ना हम उन लोगों को छुड़ा ले। अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पुलिस वाले इस केस में लगे हुए हैं। रणवीर सिंह अपनी मां के साथ मिलकर उस घर में हंसी खुशी रहा करता है। वह सभी को अपनी कहानियां सुनाया करता और इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जिस कहानी को वो सभी को बताया करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रणवीर सिंह की, जो 2 साल पहले अपने गांव के पास वाले शहर से अपहरित कर लिया गया था और 2 साल बाद वो इस हालत में लौटा और पुलिस वालों ने उसको घर तक भेजने में काफी ज्यादा मदद की। आप क्या कहना चाहते हो रणवीर सिंह के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में दर्शाया गया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ हमें नहीं बैठना चाहिए। अगर रणवीर सिंह उस व्यक्ति के साथ नहीं बैठता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता और उसकी जिंदगी के 2 साल इस तरह से बर्बाद नहीं होते। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।